चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स अड्डा पर। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य धनराज। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने लास्ट ईयर के पेपर की सीरीज को शुरू किया है, 2012 का हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, 2016 को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 का जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें। तो इस जो पेपर में 20 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से ग्रामर भी है और वोकैबुलरी भी है। और हमारे पेपर में सबसे ज्यादा वोकैबुलरी का सेक्शन ज्यादा रहता है, जैसे कि सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड्स भी है, इडियम्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी है और उसके बाद में हमारा जो अफ्रेजल वर्ब भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पैसेज भी आ जाता है। तो हम लोग जो कोर्स में किए थे, जितना भी हम लोग ने वोकैबुलरी आपको दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद में जो हमारा ग्रामर के रूल्स थे वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। 80 जो थे गोल्डन रूल्स वो हम लोग ने किए थे। बहुत ही अच्छा कोर्स बना था। कई सारे लोगों ने उससे पढ़ने के बाद में और भी कुछ क्वेरीज थी, बचा हुआ कुछ, उन्होंने लोगों ने बोला कि सर और भी पेपर्स, लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व कराइए, या कुछ ऐसी भी चीजें जो और भी है, छूट गई हैं। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस पेपर्स को करने की कोशिश कर रहा हूं और जितने भी आगे और भी जितने भी पेपर्स मिलेंगे मैं सारे के सारे डिस्कस करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2017 का पेपर। चलिए, अब देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा गया यूपीएससी ईपीएफओ 2017 और जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपके है पार्ट ए जो भी है। अब सेंटेंस में दिया गया, देखिए हमारा जो एग्जाम है उसमें जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेसिकली सेंटेंस में यूज करके पूछे जाते हैं, तो ये और आसान हो जाता है हमको आंसर करने में। डायरेक्ट कभी कभार उनके आंसर्स को करने में थोड़ी सी दिक्कत या तकलीफ होती है। चलिए देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया पार्ट ए में दिया गया है, आप ध्यान से देखेंगे। पहला, which one of the following is the synonyms? लिखा गया synonym of the word written in capital letters। देखो ये कैपिटल लेटर में जो लिखा गया है ना, उसका synonym बताना है। लिखा गया the fundamental character of an individual defines his entire life। अब इस वाले सेंटेंस में देखिए ये जो शब्द है उसको यूज किया इस सेंटेंस में। अब यहाँ पर देखिए द फंडामेंटल कैरेक्टर, ये है आपका नाउन। देखो मैं पेपर करते समय आंसर, देखिए आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी, आंसर कई बार आपने किया भी होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता रहा हूँ तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, ये देखिए नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो शब्द है वो आपका है फंडामेंटल, और उस वैसे भी इसमें एल जो है वो सफिक्स लगा है। ये एक तरह का एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब हम कोई भी आंसर देते हैं, सिनोनिम्स का हो या एंटोनिम्स का हो, उसका आंसर जो है उसी कैटेगरी में हमें देना चाहिए जिस कैटेगरी का वर्ड है। तो एडजेक्टिव है। तो अब देखेंगे, हालांकि ऐसा भी कभी कभार आता है हमारे एग्जाम्स में, जैसे देखिए यहाँ पर आई बी सफिक्स दिया गया, एल, एफ यू एल और आई बी, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव नहीं होते और उनका मीनिंग अगर सेम है भी तो वो ऑप्शंस में नहीं होना चाहिए, जैसे नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक, मौलिक जिसको बोलते हैं, मतलब जरूरी जो इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है, क्या होगा, प्रोडक्टिव नहीं होगा, एसेंशियल है, सक्सेसफुल है और इफेक्टिव है। आंसर बिल्कुल इजी है, क्या होगा, एसेंशियल। तो फंडा कैरेक्टर किसका, इंडिविजुअल डिफाइन हिज एंटायर लाइफ। वैसे ही जाहिर सी बात है, एक मूल है, एक मौलिक जैसे होता है ना, एकदम बेसिक सा और जरूरी, महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, आप देखेंगे इसमें भी शायद सिनोनिम ही पूछा गया है। चलिए देखते हैं, लिखा गया है which one of the following is the synonym है, synonym of the word written in capital letter। इसमें भी सेंटेंस दिया गया, she has the habit of using hackneyed दिया गया, hackneyed and redundant examples from her past even while dealing with the future generation। तो hackneyed का मतलब क्या है ये आपको बताना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कभी भी अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग जैसे कभी बार कंफ्यूजन होता है तो सेंटेंस में दिया गया। सेंटेंस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि देखेंगे वहां पर हैकनीड दिया गया और एंड दिया गया, एंड और एंड के बाद में जो रिडंडेंट दिया गया ये भी। अब आप सभी लोग जानते हैं जब भी किसी भी किन्हीं दो शब्दों को हम एंड से जोड़ते हैं या एंड से कनेक्ट करते हैं तो वो दोनों एक ही मीनिंग के होने चाहिए। समझ पा रहे हैं ना, दोनों का मीनिंग कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अपोजिट नहीं। अपोजिट के लिए बट लगाते हैं, इसका मतलब रिडंडेंट का मतलब क्या है। अब रिडंडेंट का मतलब एक ऐसी चीज जो बोरिंग है, मतलब जिसको बार बार दोहराया जाता है, जैसे रिडंडेंसी एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, हालांकि एक तरह का एरर पूछा जाता है, घिसा पिटा या बोरिंग या रिपीटेटिव जिसको बोलते हैं। तो अब उसी से संबंधित हैकनीक का भी मतलब वही होता है, जो बोरिंग है, जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो घिसा पिटा है, उसके ही सेंस में अब आपको क्या देना है, सिनोनिम देना है। अब सिनोनिम में देखेंगे इंडिफरेंट दिया गया है, इमेजिनेटिव दिया गया, किड्स दिया गया, इंप्रेसिव दिया गया।
इनडिफरेंट का मतलब उदासीन होता है। उसके बाद में इमेजिनेटिव मतलब कल्पना करने वाला, काल्पनिक। और क्लिच्ड एक ही जैसा मीनिंग लग रहा है, क्लिच्ड का मतलब होता है वैसे रिपीटेटिव या मोनोटोनस जिसको बोलते हैं, एक ही काम बोरिंग लगे या घिसा पिटा। तो आंसर बिल्कुल इसका आसान है, तीसरा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। Which one of the following is the synonym of the word written in capital letters? इसमें भी synonym पूछा गया, देखिए मैंने इसको ब्लैक इन कर दिया है। और उसके बाद में लिखा गया सेंटेंस, she is an immaculate soul whose presence makes all the difference। अब उसकी soul है, ये भी देखिए यहाँ पर soul है और ये immaculate soul है। इसका मतलब क्या है, presence makes all the difference। इसका मतलब क्या है, immaculate एक तरह का adjective और verb दोनों का रूप ले लेता है ना। और ये एक तरह का एडजेक्टिव तो है ही, हम वर्ब के इस्तेमाल में कर सकते हैं। और इमैकुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए साफ सुथरा, एकदम क्लियर, और जैसे कि पवित्र कह सकते हैं, पवित्र आत्मा कह सकते हैं, एकदम साफ सुथरा। तो अब यहाँ पर कैसा क्या बोला गया, सिनोनिम पूछा गया। तो सिनोनिम का मतलब क्या है, एक जैसा शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए स्पॉटलेस, एक्साइटेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनपैरेलल। तो इसका तो सिंपल सा आंसर हो गया क्या आपका, स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मतलब जिसमें कोई दाग या धब्बा ना हो, एकदम कोई भी स्टेन नहीं है। तो स्पॉटलेस आंसर हो गया इसका। एक्साइटेड होगा नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण होता है, और अनपैरेलल मतलब जो पैरेलल ना हो। उसके बाद में हमारा फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम लिया गया है। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए कई बार ऐसा होता है जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम शब्द को पढ़ते हैं, शब्द को पढ़ने पर हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और हम उसका आंसर कर देते हैं। तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि हमको सबसे पहले ये जानना है कि पूछा क्या गया है। कई बार ऐसा होता है, आप एस्पिरेंट्स जानते होंगे कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, आप इस चीज को गौर करिए। तो सिनोनिम्स देना है या एंटोनिम्स देना है, सबसे पहले ये डिसाइड करो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या करना है। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एनमाइटी लिखा गया, बस इतना ही है। एनमाइटी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, शत्रुता कहने का मतलब, शत्रुता। जब संबंध खराब हो, एक दूसरे के विचार मिलते नहीं है, हम एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट है, वो एनमाइटी होता है। अब इसका अपोजिट पूछा गया है तो इसका मतलब होता है मित्रता होना चाहिए या मेलजोल होना चाहिए, इस तरह का। अब देखिए ऑप्शंस में एमिटी दिया गया है, कोऑपरेशन दिया गया, डिस्प्यूट दिया गया, हॉस्टिलिटी दिया गया। तो अब एनमाइटी नेगेटिव वर्ड है, हॉस्टिलिटी नहीं होगा क्योंकि सिनोनिम अगर होता तभी आंसर होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा, अगर सिनोनिम होता तो आंसर होगा। अब कोऑपरेशन बचा और एमिटी बचा। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, और उसके बाद में एमिटी का मतलब होता है मेल जोल, बहुत अच्छा दोस्ताना। तो अब दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस वजह से, लेकिन आंसर इसका एमिटी होगा। कोऑपरेशन अलग बात होती है, मेल जोल कहने का मतलब यह है कि अच्छा फ्रेंडली कहने का मतलब एक दूसरे के विचार से सहमत होना। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम। सबसे पहले मैंने बताया कि क्या करना है, आपको देखना है कि एंटोनिम पूछा गया है। ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर सेम दिया गया। सी वाज रिलक्टेंट टू सेल हर कार। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंट, उसने देखिए अपने जो कार को बेचने के लिए क्या रिलक्टेंटली जो है रिस्पॉन्स दिया, मतलब बिना इच्छा के, वो बेचना नहीं चाहती। कहने का मतलब शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, तो रिलक्टेंट का मतलब होता है बिना इच्छा के। तो अब इसका पूछा क्या गया है, एंटोनिम पूछा गया है। तो बिना इच्छा का मतलब क्या हो गया, उसका मन नहीं है काम करने का, लेकिन फिर भी वो कर रही, शायद कोई मजबूरी हो सकती है। अब इसका अपोजिट में हम करेंगे इच्छा से, बहुत एक्साइटेड में कह सकते हैं या क्यूरियोसिटी में कह सकते हैं, उसके सेंस में वर्ड्स होंगे। जैसे एनेक्सियस दिया गया, एनेक्सियस तो नेगेटिव शब्द है, चिंतित रूप से, तो वो तो चिंतित ही है। सिनोनिम पूछा जाता था, हो सकता था। हैप्पी का मतलब देखते हैं हैप्पी होगा कि नहीं होगा, एक्चुअली रिलक्टेंट टू सेल लिया गया। और उसके बाद में अनविलिंग, ये भी सिनोनिम में जाएगा। ईगर का आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से, ईगर मतलब ईगरली, मतलब बहुत उत्साहित रूप में उसकी इच्छा थी इसको बेच दे और नई कार ले, ऐसा कुछ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ईगर। हैप्पी यहां पर नहीं होगा। जैसे लोग बोलते हैं ना ईगरली या क्यूरियसली, तो मैंने आपको बोले क्या बताते समय, क्यूरियसली मतलब इच्छा से, उसकी इच्छा थी। ओवर एक्साइटेड कह सकते हैं या एक्साइटेड। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम्स। सबसे पहली बात यही कि इसको जानना जरूरी है, पूछा क्या गया, एंटोनिम्स किसका पूछा गया है। सेंटेंस यहां पर दिया गया, यहां से पढ़ेंगे। आई कैन नॉट कॉम्प्लाई विद द क्वायर रेगुलेशंस ऑफ योर लैंड। तो यहां पर कॉम्प्लाई विद द क्वायर, कॉम्प्लाई विद का मतलब आप देखिए, क्वायर का मतलब ये पूछा गया है ना कि वो, तो अंडरलाइन या जो बोल्ड पार्ट दिया गया है, इसका मतलब तो बिल्कुल आसान है, छोटे मोटे
जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ वोकैबुलरी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप तैयारी करते हैं और बेसिकली अब देखिए लैंग्वेज के क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे हैं निरंतर, जैसे सालों में अगर देखा मैंने बहुत सारे पेपर्स को देखा 2002 से लेके 16 का तो हो गया, 17 का हो रहा, फिर वापस जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी हो सकता है ऐसा कि क्वेश्चन का जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है, क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ रही है। अभी लास्ट टाइम जैसे 20 आए, शायद अब 25 भी हो सकते हैं, तो लैंग्वेज का एक महत्व तो हो गया है, इसके लिए आप तत्पर मतलब तैयार रहें। क्वायर का मतलब होता है जैसे कि विचित्र, पिकुलियर, स्ट्रेंज, ऐसा कुछ देख लेते हैं क्या बोला गया है। स्ट्रेंज का अभी तो एंटोनिम पूछा गया, तो क्वायर का मतलब विचित्र होता है, पिकुलियर होता है, लेकिन उसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट अगर स्ट्रेंज सिनोनिम पूछा होता तो अपोजिट स्ट्रेंज हो जाता है, लेकिन ये नहीं होगा। अब निम्बल का मतलब तो क्लेवर होता है, निम्बल जो है जानते हैं CLEV, क्लेवर मतलब चालाक या चतुर होता है। कनिंग कह सकते हैं, एक तरह का कनिंग कह सकते हैं। उसके बाद में एवरीडे नहीं होगा, तो बिल्कुल आसान है कस्टमरी। कस्टमरी कौन होता है? जिसको हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है आप और आपके पास जो कस्टमर है वो रेगुलर आता है और वो आता जाता रहता है, तो आप कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिना पैसे दिए मतलब उधार भी हम चीजें दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा रेगुलर कस्टमर है, ये आता जाता रहेगा, ऐसा कुछ। तो स्ट्रेंज मतलब विचित्र या एलियन कह सकते हैं, या जिसको मैंने कभी देखा नहीं है, फॉरेनर कह सकते हैं, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा? कस्टमरी। अपोजिट पूछा गया है एंटोनिम्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन दिया, which one of the following parts of the sentence as you know that the ignorant are easily duped has an error। तो हमारा जो ये सेंटेंस है इसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे वाले में आपका दिया गया है नो एरर। अब जब नो एरर है तो अगर किसी भी सेंटेंस में कोई गलती नहीं मिलती है तो इसका आंसर नो एरर होगा। तो चलो देखते हैं हम लोग। जैसे सेंटेंस दिया गया एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूप्ड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, ये जो सेंटेंस आपका एज से स्टार्ट किया गया है, जब कोई भी सेंटेंस एज से स्टार्ट किया जाता है वो आपका होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कनेक्टर दे दिया गया, मेरे हिसाब से यही गलती है। और द इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी एडजेक्टिव से पहले दा लगाया जाता है तो वो नाउन का काम करता है, वो भी कैसा? प्लूरल। और वर्ब भी कैसी आएगी आपकी? प्लूरल। चलो मैं आपको बताता हूं कि इस वाले सेंटेंस में एरर का रीजन क्या है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस को एज से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिए किससे स्टार्ट करेंगे, एज से अगर स्टार्ट किया जाए या बिकॉज से स्टार्ट किया जाए या सिंस से स्टार्ट किया जाए, तो सेंटेंस में कनेक्टर के रूप में हमेशा क्या लगाया जाता है? कॉमा। क्योंकि इनका मतलब हिंदी में अगर देखेंगे तो चूंकि होता है, और अगर बीच में आप की या इसलिए कि कोई भी कनेक्टर का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस गलत माना जाता है। इसलिए यहाँ पर जो दैट दिया गया है वो आपका गलत है। इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो दूसरे नंबर है, यहाँ पर दैट नहीं होना चाहिए, सीधा बोलेंगे एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूप्ड। तो 7 नंबर क्वेश्चन में एरर था। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8। यहाँ पर दिया गया which one of the following parts of the sentence after a lot of argument I brought him forward to my point of view has an error। इसमें भी एरर बताना है आपको। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो सेंटेंस है इसमें एरर क्या है। अब देखो आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट, ये जो सेंटेंस है मैंने देखा कई बार लोगों ने पूछा था, और ये इसमें बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, इस सेंटेंस में इतने आर्गुमेंट है या होते कंफ्यूजिंग होता है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आ लॉट ऑफ दिया गया, या मान लीजिए कभी दिया जाए लॉट्स ऑफ, इसके बाद में जो नाउन है आपके अगर काउंटेबल आता है, काउंटेबल, तो उसको प्लूरल रखा जाता है और वर्ब आता है प्लूरल। और अगर कोई नाउन इसके बाद में अनकाउंटेबल हो तो वो सिंगुलर होता है और वर्ब कैसा रहता है आपका? सिंगुलर। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट है, कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर आर्गुमेंट का प्लूरल होना चाहिए, आर्गुमेंट्स नहीं। यहाँ पर आर्गुमेंट का मतलब है वाद विवाद की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से सहमत नहीं है, वहां पर ये रीजंस के हिसाब से नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वजह से। लेकिन उसने कहा कि बहुत सारा आर्गुमेंट करने के बाद में आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई। अब ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पर गलत है, हमें लिखना है ब्रिंग या ब्रिंग अराउंड का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अराउंड का मतलब ये होता है कि वाद विवाद में मेरा जो मत था उसको दूसरे व्यक्ति को मैंने अपने मत के अनुसार ढाल लिया या अपना मत उसको मनवा दिया, उसके लिए हम क्या ब्रिंग अराउंड का यूज करते हैं, ना कि ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना।
जबकि इसका मतलब है जो मेरा मत था उसमें मैंने उसको सहमत करवा लिया, इसलिए आंसर आपका होगा यहां पर आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड की जगह पर अराउंड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि फॉरवर्ड का। और आर्गुमेंट यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में भी देखेंगे क्या लिखा गया है, इसमें भी आपका एरर बताना है, एरर वाला पार्ट है। तो ये सेंटेंस आपका दिया गया यहां से, डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम हैज एन एरर। तो इस पार्ट में क्या एरर है, अगर देखेंगे सही तरीके से देखा जाए तो डोंट आस्क हिम, उससे मत पूछिए हाउ ही इज। अब देखिए कई बार ऐसा हाउ इज ही नहीं होना चाहिए, जब भी कोई आपका WH टाइप वर्ड होता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, ये कनेक्टर हो गया। यहां से आपका कंडीशनल सेंटेंस शुरू हो गया। कंडीशनल सेंटेंस इस इफ से शुरू होता है, पहले वाला सेंटेंस ता है और बाद वाला सेंटेंस गा है। ये गा का मतलब यू जो लिखा है ये विल है, आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर गेट ऑफ का मतलब होता है आप उससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए गेट ऑफ फ्रॉम दोनों लिख दिए, क्या लिखा गया गेट ऑफ और फ्रॉम, जो कि आपका गलत है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे गेट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ पा रहे ना। इस वजह से आपको फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो गेट ऑफ फ्रॉम, ये वाला जो पार्ट है ये गलत है, इसलिए आंसर हो गया आपका तीसरा, मतलब सी वाला आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर से ये एरर्स वाले पॉइंट्स के बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आपका ये सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ये बहुत आसान हुआ करते हैं, इस वजह से कोई इशू नहीं है। बस जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। स्टेटमेंट ये दिया गया है, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ व्हाइल देयर पेरेंट्स आर नॉट, है ना, वर्क। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं उनको उनकी केयर करने के लिए कोई दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है, कई बार उनके मतलब पे किया जाता है। तो एक ऐसी जगह एक नर्सरी जहां पर जब उनके पेरेंट्स चले जाएं काम पर और उसके बाद उनको रखा जाएगा, तो ये बिल्कुल आसान है, आपको इसको पढ़ना है क्रैश, है ना। और स्कलर का मतलब क्या होता है, स्कलरी का मतलब आप जानते हैं, मैं बता देता हूं उनकी मीनिंग कुछ इंपॉर्टेंट है। स्कलरी का मतलब यहाँ पर होता है जहां पर बर्तन धुले जाते हैं, किचन होता है, किचन में कई बार लोग सिंक बोलते हैं, हालांकि सिंक को हम लोग सिर्फ हैंड वॉश या फेस वॉश के लिए यूज करना चाहिए, उसको स्कलरी बोला जाता है। किचन के अंदर जो है वो बर्तन धुलने की जगह, उसको स्कलर या स्कलरी जगह की बोलते हैं, ये पर्सन है। डॉर्मेट्री का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है, वहां पर जो डॉर्मेट्री बनाई जाती है, जब जो एस्पिरेंट्स हैं सॉरी, या जो कैडेट हैं उनको रहने की जगह होती है। उसके बाद में रिफैक्ट्री का मतलब होता है जैसे कि आपका कैंटीन होता है कॉलेज वगैरह में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, जैसे चाय की दुकान या कैंटीन जहां पर कॉफी चाय या कुछ स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं। तो आंसर हमारा होगा सेकंड वाला। अभी नेक्स्ट देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन में है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब सिनोनिम की बात कर रहे हैं। अब यहां पर दिया है दैट व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत हमारे एग्जाम में आते हैं, कई बार कोई भी हो, आप यूपीएससी के पेपर देखें या सीडीएस एनडीए के पेपर देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे वन वर्ड्स पूछे गए हैं। दैट व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, एक ऐसी चीज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको फोर्सफुली नहीं हटाया जा सकता है, या उसको फोर्सफुली उसको गिराया नहीं जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, इस तरह का। उसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा, जैसे इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल वो चीज होती है जिसको किया ही नहीं जा सकता। उसके बाद में जैसे इम्प्रोबेबल है, जो घटित ना हो, प्रोबेबली मतलब संभावना वाला। ये जो आई एम जो प्रीफिक्स होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव अपोजिट बनाने के लिए होता है। उसके बाद में इम्पिकेबल का मतलब होता है जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो, हमेशा सही होता है, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा जो होगा वो चौथा होगा, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको भेदा नहीं जा सकता, दैट व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, या उसको हराया नहीं जा सकता, या डिस्प्लेस भी कई बार लिखा होता है, डिस्प्लेस नहीं। जैसे हिमालय पर्वत है, बहुत विशाल है, उसको आप हटा नहीं सकते, डिस्प्लेस नहीं कर सकते, उसको फोर्सफुली हटा नहीं सकते, वो इम्प्रेग्नेबल है। यहाँ प्रेग्नेबल का मतलब प्रेग्नेंट से मत समझ लेना, यहाँ पर इसका मतलब है कि उसको हम हिला डुला भी नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका क्वेश्चन टैग।
तो जब क्वेश्चन टैग आपको बनाना होता है तो शायद आपने जरूर बनाया होगा। दो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन टैग के हैं, मैंने देखा था इसको। तो क्वेश्चन टैग कहने का मतलब ये है कि कैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं। मैं थोड़ा सा व्यू बता देता हूँ कि जब किसी भी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है उसी का इस्तेमाल करते हैं और उसके सब्जेक्ट को हमेशा प्रोनाउन में बदलते हैं, समझ पा रहे हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन में, और पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव का पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो मैंने बताया था आपको टेक अ सीट कोर्स में सारी चीजें मैंने ये कंप्लीट की थी, जितने भी रूल्स थे, जो भी मैंने बताया था, पहले सिलेबस बनाया था फिर उसके बाद स्टार्ट किया था। यहां पर ये टेक अ सीट जो है वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। अब मैं बता दूं इंपरेटिव जो सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा किससे बनेगा, विल से बनेगा, ध्यान रखना, या शैल से बनेगा। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इंपरेटिव सेंटेंस में हिडन सब्जेक्ट होता क्या है, यू होता है, क्योंकि इसमें टेक अ सीट तो है नहीं, हमेशा सेकंड पर्सन से बोलना है। अब सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है यू और यू के साथ आएगा क्या, विल, ना कि शैल। और टेक अ सीट ये जो सेंटेंस दिया गया है ये आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। तो आंसर क्या होना चाहिए, विल और उसके बाद में नॉट और उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा, यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब विल नॉट यू अगर देखेंगे तो इसमें मिलेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म यूज करना पड़ेगा। विल नॉट को क्या लिखा जाता है, वांट लिखा जाता है, और जबकि हम देखें तो शैल नॉट को अगर हम लिखेंगे तो शॉन्ट लिखा जाता है। शायद आपको पता जरूर होगा, नहीं पता है तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, आप देखिए उसमें सारी चीजें मैंने मेंशन की है। तो वांट लिखेंगे और वांट के बाद में सब्जेक्ट जो होगा आपका यू होगा, इस वजह से आंसर आपका होगा तीसरा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन टैग देख लो, अब आपको और समझ में आ जाएगा। यहां पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। इस वाले सेंटेंस में तो कुछ भी नहीं दिया गया था, इंपरेटिव सेंटेंस का रूल मैंने बता दिया, लेकिन इस वाले सेंटेंस को कैसे बनाना होगा, देखिए आपका ये कैन दिया गया तो हेल्पिंग वर्ब हो गया कैन, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। अब नेगेटिव के बाद में ये जो एनीवन है, एनीवन को प्रोनाउन में मतलब पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करना है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इन्हीं में से हम चेंज कर सकते हैं। और एनीवन को हम चेंज करते हैं किसमें, दे में चेंज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, दे, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और कैन नॉट को अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो कांट लिख देते हैं, तो कांट दे होगा। सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव का नेगेटिव या नेगेटिव का पॉजिटिव, फिर उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कभी कभार निकालना पड़ता है। तो इसका आंसर बिल्कुल देखिए सिंपल सा है, ये दिया गया आपका तीसरा, कांट दे। तो आप इसको पढ़िए, कोर्स में जाइए और उसके हिसाब से आप फिर से उसके बारे में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है कई बार कि अगर फ्रेजल वर्ब का मतलब नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन ये क्योंकि उनके मतलब बहुत तेजी से बदलते हैं प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो सेंटेंस है फ्रेजल वर्ब में मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। ही इज, यहां से सेंटेंस स्टार्ट किया गया है, सॉरी यहां से सेंटेंस स्टार्ट किया गया, ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, फ्रेजल वर्ब मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। ये जो दिया गया है आपको ब्रैकेट में अंडरलाइन या उसको हमने बोल्ड में कर दिया है, उसके मीनिंग का आपको देना है फ्रेजल वर्ब, टू बी एन आर्टिस्ट। तो ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट, वो आर्ट का बहुत शौकीन है और ऐसा प्रतीत होता है, या टू बी एन आर्टिस्ट कि वो एक आर्टिस्ट के लिए फिट है, क्या है, वो हो सकता है, बन सकता है, इसके लिए। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए, फिट आउट, ब्रिंग आउट, कट आउट और उसके बाद में शूट आउट। तो यहां पर देखिए शूट आउट नहीं होता है, ये वाला तो ऑप्शन हो ही का नहीं क्योंकि शूट आउट नहीं है। अब यहाँ पर जैसे फिट आउट, फिट का मतलब यहाँ पर कोई भी चीज, जैसे कि हम लोग कपड़े पहनते हैं या ड्रेसेस पहनते हैं या कोई भी चीज का कलर की बात करें कि कोई मेल मैचिंग की बात करें तो उसके लिए हम फिट आउट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी भी चीज के लिए सुटेबल की बात करेंगे तो कट आउट फॉर का इस्तेमाल करते हैं। कट आउट फॉर, यहां पर आप देखेंगे सर कट आउट फॉर तो दिया गया नहीं दिया गया, लेकिन भाई ये तो दिया गया है टू प्लस बी, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फॉर के बाद में लिख सकते हैं बीइंग, दोनों का मतलब बराबर होता है। इस वजह से इसका आंसर होगा कट आउट फॉर का मतलब किसी भी चीज के लिए सुटेबल। जैसे आपके अंदर जो एबिलिटी है उसके अनुसार आप ऑफिसर बन सकते हैं, आपके अंदर जो एबिलिटी है उनके अनुसार आप एक सिंगर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, ऐसा टीचर बन सकते हैं, इस तरह का। कट आउट फॉर, हालांकि फॉर नहीं दिया गया लेकिन टू भी दिया गया, टू बी या फॉर प्लस बीइंग लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे 15 क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, यहां पर भी आपका फ्रेजल वर्ब ही है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब, यहां पर दी मेंशन भी किया है फ्रेजल वर्ब मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। सेंटेंस यहां से स्टार्ट किया गया है, वी वर हैप्पी इन द बिगिनिंग, हम लोग शुरुआत में खुश थे, बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव स्पेस दिया। अपीयर्ड के सेंस में आपको फ्रेजल वर्ब बताना है। अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना, अचानक आ जाना, उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रॉप्ड अप, कम अबाउट, कम आउट और रस्ड इन। रस्ड इन का मतलब क्या होता है, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, रस्ड इन मतलब रस माने भागना होता है। कम आउट का मतलब होता है, ये एकदम सिंपल फ्रेजल वर्ब है, किसी भी चीज के को बाहर, जैसे कमरे के अंदर कम आउट फ्रॉम समवेयर, ऐसा कुछ। कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है क्रॉप्ड अप। क्रॉप्ड अप का मतलब होता है किसी भी चीज का अचानक घटित होना या प्रकट हो जाना, उसको क्रॉप्ड अप बोलते हैं, ना कि कम अबाउट। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, which one of the following phrasal verbs, इसमें भी फ्रेजल वर्ब दिया गया है, may be used in the blank space in the sentence। सेंटेंस देखेंगे ध्यान से, no one knows how it all space दिया happened। देखिए अभी आपके सामने मैंने बताया है, ये कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, और इस वाले सेंटेंस में हैपन का फ्रेजल वर्ब पूछा गया है, तो हैपन का मतलब होता है घटित होना। अब घटित होने के लिए यहाँ पर देखिए कम, केम अक्रॉस है, केम अबाउट दिया, केम इनटू दिया और केम फॉरवर्ड, तो यहाँ पर यही सेम आपका जो ऑप्शन है दूसरा यही आंसर होगा। और केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, अचानक मतलब जैसे कोई आपका दोस्त अचानक मिल गया मार्केट में, मॉल्स में या कहीं भी, उसके बाद में केम इनटू नहीं होगा, केम इनटू एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। केम फॉरवर्ड का मतलब किसी भी चीज को आगे बढ़ाना या उभर कर आना, वो चीज नहीं होगी। तो कम अबाउट का मतलब होता है हैपन या घटित होना। देखिए फ्रेजल वर्ब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कभी कभार कंफ्यूजन होते हैं। फ्रेजल वर्ब मैंने आपको पूरा का पूरा जो आपका कोर्स था, मैंने उसमें बहुत सारे कम से कम 200 फ्रेजल वर्ब किए थे, तो उससे बाहर कभी जाते नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग याद नहीं होता, ये हमेशा प्रैक्टिस के थ्रू आ सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, which one of the following phrasal verb, इसमें भी फ्रेजल वर्ब है, may be used in the blank space in the sentence। I have to स्पेस दिया है, finish this work before I leave tomorrow morning, तो उसे अपना काम खत्म करना पड़ेगा जब उसे कहीं जाना होगा मॉर्निंग में, उसके लिए। तो फिनिश के सेंस में आपको फ्रेजल वर्ब बताने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं क्लियर अप, क्लीन अप, फिनिश अप और नो अवे विद। तो नो अवे विद तो इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। उसके बाद में फिनिश अप है, क्लीन अप का मतलब साफ सुथरा कर देना, क्लियर अप मतलब जितना भी कोई भी सेटिंग को आपने अगर उसको बिगाड़ दिया था उसको अगर क्लियर अप कर देंगे वो चीज नहीं होगी। तो आंसर तो सिंपल है। हालांकि जब फिनिश करने के लिए हमेशा सेंटेंस जो बनाना चाहिए फिनिश और उसके बाद में अप। फिनिश अप का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी काम को अंजाम देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना। फिनिश अप, फिनिश नहीं सिर्फ फिनिश अप। तो इसलिए आंसर सिंपल सा है, तीसरा आंसर होगा उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है आपका, which one of the following prepositions है may be used in the blank space in the sentence। he lived a hand, स्पेस दिया है mouth existence। तो अब देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन इन है, टू है, फॉर है और आपका इनसाइड है। तो हैंड टू माउथ ये तो बिल्कुल आसान है। आप एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ते होंगे, हैंड टू माउथ का मतलब होता है रोजी रोटी या गुजारा होना, सिर्फ हैंड टू माउथ मतलब वो इतना सिर्फ कमाता है, खाने भर का होता है हैंड टू माउथ, बस। तो ये तो सिंपल था, आपका आंसर हो गया 2। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ओवर द स्पिल्ड मिल्क। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। देयर इज नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। जो जैसे जब कोई चीज हो गई है उसके बारे में आप कोई पछतावा नहीं करना चाहिए, उसके सेंस का है, क्या बोलते हैं, क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। तो यहां पर लिखा है नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट, लिखा है ना, पहले ही आपका आंसर मिल गया। दूसरा नो यूज ऑफ स्पाइलिंग नाउ और नो यूज ऑफ सेलिब्रेशन और नो यूज ऑफ आस्किंग फॉर। तो यूज ऑफ वरिंग अबाउट, जब कोई चीज घटित हो गई है, जो हो गया है सो हो गया। मैंने पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। ये भी एक इडियम होता है जिसका मतलब यही होता है जो हो गया है सो हो गया, उसको छोड़ दीजिए, उस पे हमें कोई फायदा नहीं है चिंता करने से। एक और बता था अंडर द वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज, पुरानी बातें भूल जाना उसकी बात है। तो मैंने कई बहुत सारे इडियम्स आपको पढ़ाए, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, पहला होगा। अभी हमारा नेक्स्ट ये लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है
20 नंबर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन इस वाले पेपर का 2017 का, which one of the following can be used as substitute for the word written in capital letters? Serving the sufferers is, लिखा गया है the yeoman service। yeoman service एक idiomatic expression है। इस idiom का मतलब आपने पढ़ा जरूर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है, पहले से आपको पता होना चाहिए। yeoman service का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क, बहुत उम्दा कार्य करना। तो यहाँ पर देखेंगे a risky job, an amusing job, an excellent job, तो आंसर हो गया आपका तीसरा। अब हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे इस पेपर में क्या क्या आया है, एक बार बस थोड़ी सी नजर डाल दीजिए। ये आपका ये हो गया इडियम, एक इडियम हो गया, दूसरा ये इडियम हो गया, ये एक प्रीपोजिशन हो गया, और ये आपका हो गया फ्रेजल वर्ब 1, 2 और आपका 3, और उसके बाद में इसमें भी चार आपके फ्रेजल वर्ब हैं, 2 इडियम से, एक प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद में 2 इसमें क्वेश्चन टैग दिए गए, और क्वेश्चन टैग के बाद में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये और एक ये, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद में एरर वाले पार्ट में 1 और 2 और 3 आपके एरर असाइनमेंट है। उसके बाद में 6 नंबर जो क्वेश्चन था एंटोनिम्स का है, उसके बाद में ये भी 2 एंटोनिम्स हो गए, 3 एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स 3, मतलब 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स। तो ये रहा आपका जो 2017 का पेपर मैंने डिस्कस किया थोड़ा, तो आप इसको ध्यान में रखें। आगे के पेपर्स या आपके पास जो लास्ट ईयर के पेपर, ये जरूरी नहीं सिर्फ ईपीएफओ के हैं, जैसे मैंने बताया था आपको एक वीडियो लेक्चर में कि लास्ट ईयर के पेपर जैसे सीएपीएफ हो सकता है, या जैसे सीडीएस ले लो, एनडी ले लो, या जियोलॉजिकल हो गए, या इकोनॉमिक सर्विस के पेपर हो गए, उसमें भी से देख सकते हैं ग्रामर का पोर्शन हमारे एग्जाम्स में वही मिलेगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा कोई पेपर होगा उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए और एग्जाम क्वालिफाई करिए।